हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के केस स्टडी सेशन के साथ। और आज हम करने जा रहे हैं केस स्टडी नंबर 35। बहुत ही अच्छी केस स्टडी, बहुत ही प्यारी केस स्टडी, और करने के बाद बड़ा ही मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी इस केस स्टडी के साथ आपको मिल सकता है। इजी केस स्टडी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटी सी केस स्टडी है, लेकिन हाँ मज़ा आएगा। बात करते हैं फटाफट से। सबसे पहले केस स्टडी नंबर 35 जो क्या कहता है, मिस्टर नौशद अली इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नौशद एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम प्यार से एनईपीएल बोलेंगे पूरे क्वेश्चन में। वो रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। एनईपीएल वॉज एस्टेब्लिश 60 ईयर्स बैक इन 1960 बाय ग्रैंडफादर ऑफ मिस्टर नौशद अली। ठीक है जी। सिंस देन प्रिसीजन इज मोस्ट पॉपुलर ब्रांड ऑफ एनईपीएल। एनईपीएल इज डीलिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेयरिंग बॉल्स। ओके, बेयरिंग बॉल्स के अंदर वो डील करते हैं। प्रिसीजन इज फेमस फॉर कन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन एंड फिनिशिंग। ओके, एनईपीएल हैज मेड SOPs in all its domains, including procurement and supply of material, to ensure timely delivery of material and timely collection and payments of sale proceeds. NEPL has captured the maximum possible domestic market. Okay, तो ये एक लाइन हमारे लिए काम की नज़र आ रही है कि मैक्सिमम डोमेस्टिक मार्केट उसके पास फिलहाल NEPL के पास है, तो कॉम्पिटिशन एक्ट से कहीं ना कहीं रिलेट करता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम NEPL देर इज़ अदर मेजर प्लेयर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेयरिंग बॉल। ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर्स होंगे, जिसमें से एक का नाम है आरती स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम ASPL कह सकते हैं। सिंस NEPL हैज़ बिन वर्किंग प्रॉफिटेबली फॉर मैनी ईयर्स, इट हैज़ ह्यूज फ्री realized reserves. NEPL with use of such available reserves made hostile takeover. Oh my god, उसने क्या किया, hostile takeover कर लिया किसका, ASPL का। मतलब अपने कॉम्पिटिटर को उसने क्या किया, टेक ओवर कर लिया। ओके, मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात है। ठीक है, क्या किया, हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया। एंड रिजल्टेंटली बिकेम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, ऑब्वियसली बात है, एंड सप्लायर ऑफ बेयरिंग बॉल्स, एंड गेन मार्केट शेयर ऑफ 80%। मतलब डोमिनेंसी, ओहो क्या बात है, 80%। ठीक है, तो डोमिनेंट पोजीशन में आ गया ये। ठीक है, ग्रॉस एसेट्स, पहले भी मैंने आपको बोला था डोमिनेंट पोजीशन में आना गलत बात नहीं है, लेकिन डोमिनेंट पोजीशन में आकर गलत फ़ायदा उठाना गलत बात है। देखते हैं आगे जाके कि जो हमारी कंपनी है NEPL, उसने कोई गलत फ़ायदा तो नहीं उठाया। ग्रॉस एसेट जो है, फिलहाल तो एसेट्स के बारे में बता रहा है। ग्रॉस एसेट जो है वो सिचुएटेड है इंडिया में ऑफ कंबाइंड, दोनों की इंडिया की एंटिटी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन इंडिया ऑफ कंबाइंड एंटिटीज आफ्टर सच मर्जर इज 1800 करोड़। ऑब्वियसली 1800 करोड़ उनकी दोनों के एसेट्स है एंटरप्राइजेस की, और डोमेस्टिक टर्नओवर जो है 6500 करोड़ का है। तो मतलब ये डाटा कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन से रिलेट करता है। ठीक है, और इस डाटा के बेसिस पे मतलब जो हमारा ये ग्रॉस एसेट्स वाला डाटा है और ये हमारा टर्नओवर का डाटा है, इन दोनों को हमें उस चार्ट में से चेक करना है कि जाके कि क्या वो यहाँ पर फॉल करता है। अगर वो उस चार्ट में फॉल करता होगा कि लिमिट से ज़्यादा जाता होगा, तो ऑब्वियसली हमें कहाँ जाके चेक करना क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। किसके पास, कमीशन के पास, सेक्शन 6 के हिसाब से। ठीक है, तो ये हम चेक करेंगे, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो उसके बाद हम इस पैराग्राफ पे दोबारा आएंगे। फिलहाल हमें इतना समझ आ गया। ठीक है, पोस्ट मर्जर जो लिस्टेड प्राइजेस थे बेयरिंग बॉल्स के, वो इंक्रीज कर दिए गए 40% से। ओके, तो जैसे ही देखो, सबसे पहली गलती तो मुझे यहीं दिख रही है, जैसे ही उसने डोमिनेंसी पाई, देखो ध्यान से सुनो, जैसे ही उसने डोमिनेंसी पाई उसने अपने प्राइजेस को इंक्रीज कर दिया, लोगों की प्रताड़ना चालू कर दी उसने। कंपटीशन खत्म होते ही प्राइजेस को 40% से इंक्रीज कर दिया। ओ माई गॉश, चलो आगे बढ़ते हैं। देर इज नो मेजर इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर चेंजेस। मतलब जबकि उसके लेबर रॉ मटेरियल और लेबर चेंजेस में कोई चेंज, लेबर के प्राइजेस में कोई चेंजेस नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने सेलिंग प्राइस को 40% से बढ़ा दिया। गलत बात है भाई, डोमिनेंसी का गलत फायदा उठाना स्टार्ट किया। पहला पॉइंट तो मुझे यहीं दिख रहा है, पहला गलत फायदा। आगे बढ़ते हैं। सेल्स उसकी 2-3% से कम होगी, ऑब्वियसली गिरेगी क्योंकि इसने प्राइस बढ़ा दिए। बट देयर आर क्लियर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम NEPL टू ऑल द सप्लायर, स्टॉक लिस्ट एंड इवन रिटेलर्स दैट दे आर नॉट अलाउड टू सेल बिलो द लिस्ट प्राइस। मतलब देखो अकड़ देख रहे हो, अकड़ मतलब क्या हुआ कि उसने बोला कि भाई भले ही सेल्स गिर रही है, लेकिन उसने अपने रिटेलर्स को ये बोल दिया, तुम अपने प्राइजेस जो हमने लिस्ट प्राइस दे रखी है उससे कम पे नहीं बेचोगे, मतलब नहीं बेचोगे। मतलब आपने रीसेल प्राइस करने के लिए भी रोक दिया है। मतलब ऑब्वियसली जो जिस सेलिंग प्राइस पे रिटेलर्स बेचते हैं उस पे भी आपने रुकावट लगा दी है। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस पे भी आपने प्रताड़ना करी है। मतलब जो वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट करते हैं हम, उसकी एक पॉइंट होता है, उसका एक क्लॉज कह लो, पॉइंट कह लो, कि उसके अंदर एक पॉइंट पढ़ते हैं हम, जो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। जब मैंने रिवीजन वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने बताया था कि जब आप खुद से बताते हो कि कितना का बिकेगा, तो ये भी एक तरीके से एंटी कॉम्पिटिटिव मेजर ही है। तो यहां पर भी हमारा ये है, मतलब प्राइस को कम करने से मना कर दिया है रिटेलर्स को भी। ठीक है,
इफ़ एनीवन इन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज आइडेंटिफाइड डूइंग सो, तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ओ माय गॉड, ये तो भाई बिल्कुल ही एकदम अकड़ में आ गया, जैसे ही उसके 80% आ गई है। ठीक है, इन द रिसेंट टाइम्स एनईपीएल इज ऑन द ड्राइव टू डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस। एनईपीएल एंटर्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग ऑफ डिजाइनर वुड आइटम्स एंड ऑल्सो एंटर्ड इन टू द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट। अच्छा, उसने क्या किया, अपने एनईपीएल ने अपने बिजनेस को और फैलाने के लिए बेयरिंग बॉल्स का काम तो चल ही रहा है, साथ में डिजाइनिंग ऑफ वुड आइटम्स का काम किया और रियल एस्टेट का काम भी चालू किया। ठीक है, एनईपीएल ने क्या किया, 2 लैंड परचेज करी आउट ऑफ द फंड जो उसने कंपनी से लिए थे, एंड वन ऑफ द प्लॉट वाज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ मिस वाहिदा। मिसेस वाहिदा के नाम पे उसने, उनकी मम्मी थी, उनके नाम पे जो है एक प्लॉट को रजिस्टर करवा दिया। ठीक है, मतलब बेनामीदार किसको बनाया, मम्मा को, क्योंकि मम्मा के साथ अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो जॉइंटली खरीदनी होती है। ये तो हमने इतनी बार आपके स्टडी डाइजेस्ट में सुन लिया है कि भले ही प्रोविजन ना पड़े हो फिर भी याद हो जाएगा। ठीक है, ऑन द प्लॉट विच वॉज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ एनईपीएल, इट डेवलप्ड, जो एनईपीएल के नाम पे था उस पर उसने रियल एस्टेट का काम स्टार्ट किया, जिसमें उसने 40 फ्लैट्स बनाए ऑफ 120 स्क्वायर मीटर्स ईच। द सेल प्राइस जो रखा उसने 40 लाख का रखा, वेयर एज द एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 32 लाख की रखी एक फ्लैट की, विच विल रिजल्ट इन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है हमारा 16 करोड़ का, जबकि एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है 12.8 करोड़। तो हमारे लिए 12.8 करोड़ जो का हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रखा जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा हमारा 12.8 करोड़। ठीक है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑल्सो एस्टिमेटेड द सेम, उसने भी रियल एस्टेट अथॉरिटी ने भी क्या एस्टिमेट किया 12.80 किया, तो हमारे लिए क्या कॉस्ट रहेगी 12.8 करोड़। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। एनईपीएल फेल टू रजिस्टर द प्रोजेक्ट विद अथॉरिटी अंडर द रियल एस्टेट एक्ट 2016 बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड फर्निश्ड वाज लार्जली फॉल्स। एनईपीएल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रियल एस्टेट अथॉरिटी के पास, क्यों, क्योंकि जो उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम, वो सारी इन्फॉर्मेशन गलत थी, तो फिर अथॉरिटी ने उसको रजिस्टर करने से मना कर दिया। एनईपीएल ने क्या किया, अप्रोच किया सत्या रियल एस्टेट एडवाइजर्स के पास, एक रियल एस्टेट एजेंट के पास जो कि रजिस्टर्ड था टू डील इन एनईपीएल प्रोजेक्ट, और लेकिन सत्या रियल एस्टेट एडवाइजर्स ने डिनाई कर दिया दैट स्टेटिंग दैट द प्रोजेक्ट जो है आपका वो नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है अथॉरिटी के पास। मतलब सिंपल सी बात यह है कि भाई देखो, इसने तो गलत इन्फॉर्मेशन दी थी तो इसको रजिस्ट्रेशन मिला नहीं। अब इसने क्या किया, एक रियल एस्टेट एजेंट को ढूंढा जो ऑलरेडी रजिस्टर था, उसको बोला चलना मेरा बिकवा दे यार घर, क्या हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो रियल एस्टेट एजेंट ने साफ मना कर दिया, कहता है कि नहीं, रेरा 2016 में लिखा हुआ है कि जो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं होगा उसको मैं बेच नहीं सकता, अगर मैं बेचूंगा तो मेरे को भी पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, उसने साफ मना कर दिया। आगे बढ़ते हैं। द प्रोजेक्ट रिमेन इन लो प्रोफाइल बिकॉज एनईपीएल फेल टू डिलीवर द फ्लैट्स। ऑब्वियसली ना उसके घर बने पाए ढंग से, ना वो सही टाइम पे जो लोगों ने खरीदे, थोड़े बहुत लोगों ने, उसने वो साफ सीधी बात थी, उनको डिलीवर भी नहीं कर पाए। ड्यू टू सच एक्सपीरियंस एनईपीएल डिसाइडेड नॉट टू एंगेज। इस एक्सपीरियंस की वजह से एनईपीएल ने सोचा यार आज के बाद रियल एस्टेट का काम नहीं करेंगे, बेकार है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। Another piece of land which was registered in the name of Mrs. Wahida was sold to Mr. Danish Akhtar for 2.25 करोड़। 2 करोड़ उसने चेक में लिया और बैलेंस कैश में लिया। मतलब जो दूसरा प्लॉट था जो उसने अपनी मम्मा के नाम पे लिखा था, जिसको हम बेनामी प्रॉपर्टी भी कहते हैं, वैसे तो उसको बेचना नल एंड वॉइड माना जाता है, लेकिन गुड फेथ में अगर आप बेच देते हो किसी बंदे को और सामने वाले को नहीं पता, क्योंकि अब तक कोई नोटिस वगैरह भी नहीं आया है, तो कुछ ऐसा है भी नहीं, तो जिससे कि सामने वाले बंदे को पता भी कैसे होगा, ये तो आपसी में बात चल रही है। तो उसने अगर गुड फेथ में बेच दिया तो ठीक है, सेल तो मान ली जाएगी, और 2 करोड़ का जो है चेक में भेजा है और जो बाकी का पैसा कैश में लिया है। एंड द प्रोसीड्स ऑफ द सेम वर डिपॉजिटेड इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ मिसेस वाहिदा। ठीक है, मिसेस वाहिदा ने क्या किया, उस पैसे को कन्वर्ट किया पूरे के पूरे एंटायर प्रोसीड्स को, और 5 लाख रुपए उसने अपने कैश अकाउंट में रखे और बाकी के $3 लाख बिना अप्रूवल के और रेमिट कर दिए किसको, ग्रैंडसन को, एज अ गिफ्ट ऑन इस 25th बर्थडे, जो यूएसए में रह रहा है अपनी वाइफ के साथ और सन के साथ। तो मतलब देखो, सिंपल सी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो उसने क्या, उसके बाद 2.25 करोड़ आए थे, 2 करोड़ चेक में आए थे और बाकी का कैश में आया था, जो मिसेस वाहिदा के पर्सनल अकाउंट में रखा था। 5 लाख रुपए रख के बाकी के पैसों को कन्वर्ट कर दिया गया, और बाकी के पैसों को कन्वर्ट कितने डॉलर्स हुए, वो यूएस डॉलर $3 हुए, मतलब $3 लाख हुए। ठीक है, अब $3 लाख उसने बिना आरबीआई के अप्रूवल लिए, बिना किसी अप्रूवल लिए, बिना आरबीआई के अप्रूवल लिए अपने किसको भेज दिया, ग्रैंडसन को, अपने पोते को भेज दिया जो यूएसए में रहता था। आप सबको पता है शेड्यूल 3 के बारे में, है ना, कितना अलाउड है, $2.5 लाख तक अलाउड है। ठीक है, कितना अलाउड है, $2.5 लाख तक अलाउड है, लेकिन इसने कितने भेजे, $3 लाख तक भेजे। ठीक है, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, कि इसने $50,000 फालतू भेज दिए हैं बिना अप्रूवल लिए। तो यहाँ पर कॉन्ट्रवेंशन है किसका, फेमा का, जो हमें साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है, तो एग्जाम के टाइम पे भी ना, चाहे भले ही क्वेश्चन आए ना आए, मतलब देखो एग्जाम के टाइम पे तो ऑब्वियसली हमने एमसीक्यूज पहले पढ़े होंगे, जैसे कल मैंने सॉल्व करके डाला तो उसी तरीके से, लेकिन फिर भी अभी भी मैं आपको आइडिया दिला रहा हूँ कि पैराग्राफ करते टाइम आपको कैसे दिमाग में रिलेट करता है। देखो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि $3 लाख भेज दिया और साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन इसने केस स्टडी में कि अप्रूवल ही नहीं लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिमाग में क्लिक करना चाहिए, शेड्यूल 3 में $2.5 लाख तक अलाउड है, इसने तो $3 लाख भेज दिया, मतलब $50,000 गलत भेजे हैं।
ठीक है, पेनल्टी लगेगी, ठीक है। इन द मीन टाइम व्हेन डिमोनेटाइजेशन वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट शी डिपॉजिटेड द सेड 5 लाख रुपीज़। अब ये 5 लाख रुपए उसने क्या किया, अपने हेल्पर के, गार्डनर के, गेट कीपर के, ड्राइवर के रिस्पेक्टिवली उनकी सैलरी दे दी। ये ऐसा एक क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी हमने डेल्ट भी किया हुआ है, जिसमें ऐसा ही किया था, डिमोनेटाइजेशन की वजह से गार्डनर वगैरह के उसमें अकाउंट में पैसे डाल दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद NEPL इज डीलिंग इन वाइड रेंज ऑफ designer wood item of home decoration and personal use with the brand name of Decor and Wellness Mantra. In order to ensure timely and quality raw materials, NEPL used to import teak woods logs from Indonesia and Nigeria. Recently, on 10th October 2019, 618 CBM of teak wood logs were imported against letter of credit from Indonesia at a price of 68.75 per CBM, totaling 24,23,448, on which following levies were charged. मतलब ये इंपोर्ट किया गया है और उसके ऊपर कुछ ये चार्जेस लगाए गए हैं। ये असेसेबल वैल्यू है, ये बेसिक कस्टम ड्यूटी है, ये सोशल वेलफेयर चार्ज है, उसके बाद हमारा IGST लग गया और ये हमारा टोटल इंपोर्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद NEPL जो है वो एक सबसे बड़ा कंट्री का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर बन गया है वुड मेड मसल रोलर का एंड वुडन वॉल क्लॉक्स का, ठीक है। NEPL ने कैप्चर करा रीजनेबल साइज डोमेस्टिक मार्केट का इन बिजनेस ऑफ द वुडन आर्टिकल्स। NEPL इज नाउ लुकिंग टू एक्सप्लोर ग्लोबल मार्केट, ठीक है। तो वो ग्लोबल मार्केट एक्सप्लोर करना चाहता है, मतलब वो एक्सपोर्ट्स वगैरह कुछ करना चाहता होगा। रिसेंटली NEPL ने क्या किया, शिफ्ट किया है, हाँ, पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर शिप किया है 5 मई 2020 को ऑस्ट्रेलिया, 9800 मसल रोलर मसाजर का, और एक्सपोर्ट ड्यूटी जिसके ऊपर एग्जाम्प्ट है, और वो कितने का किया है, टोटल 40,82,974 रुपीज़ की उसने क्या किया है, बाहर एक्सपोर्ट करी है, ठीक है भाई। MCQs पे आते हैं और पहला MCQ देखते हैं क्या है। सबसे पहला MCQ है, वेदर हॉस्टाइल टेक ओवर ऑफ ASPL बाय NEPL विल रिजल्ट इनटू कॉम्बिनेशन एज पर द प्रोविजंस। तो भाई कॉम्बिनेशन के लिए आपको पता होना चाहिए, वो चार्ट आपको देखना पड़ेगा कि अगर उस लिमिट से ज़्यादा है तो उसे कॉम्बिनेशन मान जाएगा और उसकी एप्लीकेशन फाइल होगी, जो आपको पेज नंबर, मैं आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर 1.26 पे मिल जाएगा ऑफ बुक, ठीक है। आप पेज नंबर 1.26 पे जाओगे और वहाँ जाके चेक करोगे तो वहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें है क्या। सबसे पहले तो उसका अगर हम देखें, एसेट्स कितना है, 1800 करोड़ का है, और टर्नओवर कितना है, 6500 करोड़ का है। तो जब आप पेज नंबर 1.26 पे आओगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि 6000 करोड़ से ऊपर का अगर आपका एंटरप्राइज का टर्नओवर होता है, डोमेस्टिक टर्नओवर होता है, तो वो आपका क्या होता है, उसको अपने कॉम्बिनेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी होती है उसके कमीशन के पास, ठीक है, और कमीशन के पास एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। तो यहाँ पर आपको आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, यस, बिकॉज डोमेस्टिक टर्नओवर जो है टेक ओवर के बाद 6000 करोड़ का है। अब आप ये मत समझना वहाँ पर एंटरप्राइज लिखा हुआ है और ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एंटरप्राइज देखना है, हमें ग्रुप नहीं देखना, क्योंकि ग्रुप की डेफिनेशन उसके नीचे ही मेंशन है, 1.26 पे ही जो चार्ट है उसके नीचे ही मेंशन है। ग्रुप की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, ग्रुप में मतलब 26%, बाकी के और भी एंटरप्राइजेस भी देखे जाएंगे यहाँ पर। और एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, जिसको हमने टेक ओवर किया है उसके साथ मिलकर देखना। ग्रुप में सिर्फ उसी एंटरप्राइज को नहीं, बाकी औरों को भी देखा जाता है जिसमें 26% चेक हो, जिसको हम कंट्रोल कर रहे हो 50% से ज्यादा जिसके बोर्ड को, ठीक है। तो उस ग्रुप में उन सबको देखा जाता है, लेकिन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सिर्फ इन्हीं दोनों के बारे में अवेलेबल है, तो हमें एंटरप्राइज की डेफिनेशन के हिसाब से ही चलना है और एंटरप्राइज का ही देखना है। और एंटरप्राइज के हिसाब से अगर आप देखते हो तो वहां लिखा हुआ है कि अगर टर्नओवर आपका 6000 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो आपको कॉम्बिनेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, और इनका टर्नओवर 6500 करोड़ का हो रहा है तो उस केस में एप्लीकेशन फाइल करी जाएगी। तो ये सारी बातें पेज नंबर 1.26 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। What shall be the maximum penalty that could be levied upon NEPL for furnishing false information in application to RERA? भाई false application अगर फाइल करी जाती है तो उसके लिए पेज नंबर 2.66 पे अगर आप जाओगे बुक के, पेज नंबर 2.66 पे अगर आप जाओगे बुक के, तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो होता है वो आपको पेनल्टी होती है। तो 5% ऑफ द 12.8 अगर मैं करता हूँ तो 12.8 आई गेस हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट था, जो हमारा रेरा ने भी एक्सेप्ट किया था, अथॉरिटी ने भी एक्सेप्ट किया था, तो उसका 5% अगर मैं करता हूँ तो 64 lakhs आता है। तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Who will be considered as beneficial owner under the Prevention of Money Laundering Act 2002 and with respect to advance salary paid by Mrs. Wahida to her employee? देखो अब यहाँ पर क्या है, पामला चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है। तो पामला के हिसाब से बेनिफिशियल ओनर कौन होगा, डोमेस्टिक हेल्पर होंगे, गार्डनर होंगे, गेट कीपर होंगे और ड्राइवर होंगे। बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन पढ़ लेना और इसका आंसर आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा पामला 2002 में। आगे बढ़ते हैं। Who shall be considered as बेनामीदार एज पर द बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट? जो मिस वाहिदा को प्रॉपर्टी दी गई है, तो मिसेज वाहिदा इज ओनली द बेनामीदार, क्योंकि बेनामीदार का मतलब क्या होता है, बेनामीदार का मतलब होता है वो बंदा जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होती है लेकिन रियल में मालिक कोई और होता है, तो उसे बेनिफिशियल ओनर बोलते हैं जो असलियत में मालिक है, और जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, बेनामीदार बोलते हैं। तो इसमें केस में बेनामीदार कौन होगा, मिसेज वाहिदा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो इसका मिस वाहिदा हो गया, बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। 5th पे आओ। NEPL shall realize and repatriate full value of export within a period of
ठीक है। कितने पीरियड में एक्सपोर्ट का पैसा लेके आना होता है? 9 मंथ्स में लेके आना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपोर्ट। ये आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 5.60 पे मिल जाएगा फेमा में, ठीक है। और वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है जो एक्सपोर्ट के प्रोसीजर है कि 9 महीने के अंदर अंदर आपको पैसा लेके आना होता है। 15 मंथ में तो पैसा आपको तब लेके आना होता है जब वेयर हाउस में माल रखना होता है। यहाँ पर ऊपर कहीं पर भी मेंशन नहीं था वेयर हाउसिंग वगैरह का कुछ भी, तो आपको 9 महीने के अंदर ही लेके आना होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो ICAI ने 15 मंथ्स लिखा हुआ है, और आई डोंट नो कैसे लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता कि कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको प्रोविजंस पढ़े हमने, और प्रोसीजर में साफ साफ लिखा हुआ है 9 मंथ्स। और अगर वेयर हाउसिंग के लिए जाता है तो माल 15 मंथ्स के लिए रखा होता है। और ऐसा कहीं पर भी लास्ट पैराग्राफ में हमने यहाँ पर इसके बारे में पढ़ा है, यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है वेयर हाउसिंग के बारे में कुछ भी ऐसा कुछ, ठीक है। तो देख लेना इसका आंसर 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट होना चाहिए। हो सकता है मिस्टेक हो गई हो ICAI के पार्ट पे, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन यहाँ पर केस स्टडी में कहीं पर भी वेयर हाउसिंग वर्ड नहीं दिखा, ठीक है। और ये पेज नंबर मैंने आपको बता दिया, पेज नंबर 5.60 पे ये साफ साफ लिखा हुआ है 9 मंथ वाली बात, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं। फर्स्ट क्या कहता है डिस्क्रिप्टिव का? आइडेंटिफाई द इंसिडेंस ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ फेमा 1999 एंड रेगुलेशन इशूड देयर अंडर फ्रॉम द गिवन केस। क्या आइडेंटिफाई करना? ऊपर ही क्वेश्चन पढ़ते हुए हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि अगर शेड्यूल 3 की जो एक्टिविटी, शेड्यूल 3 में जो RBI की अप्रूवल चाहिए होती है वो $2.5 लाख से ऊपर वाले को चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर $2.5 लाख से ऊपर की पेमेंट कर दी गई है, अपने बच्चे को भेज दिया गया है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, पैसे जो है पैसे भेज दिए, लेकिन RBI से अप्रूवल नहीं ली, तो कॉन्ट्रवेंशन है। शेड्यूल 3 का जो भी हमारा करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो रूल नंबर 5 गिवन है, तो उसका कॉन्ट्रवेंशन है, ठीक है। सेकंड, अमाउंट ऑफ पेनल्टी कितनी होगी? पेनल्टी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। पेनल्टी हमारी कितनी होती है? 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व होती है, जो सेक्शन नंबर 13 के हिसाब से होती है पेनल्टी, ठीक है। और सेक्शन नंबर 13 में अगर आप देखते हैं तो सेक्शन नंबर 13 आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 5.71 पे आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 5.71 पे आपको मिल जाएगी पेनल्टी, ठीक है। और सेक्शन नंबर 13 के हिसाब से 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, ऑलरेडी हमने काफ़ी बार बात कर रखी है उसके बारे में। तो 50,000 का 3 टाइम्स अगर हम देखें तो आपका $1.5 लाख जो होता है, $1.5 लाख जो है आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास आता है व्हाट वेदर द अफोर्सेड ऑफेंस इज कंपाउंडेबल इन, यस कंपाउंडेबल हो सकता है, 180 डेज के अंदर हो सकता है। सेक्शन नंबर 15 जो होता है हमारा, वो कहता है कि कंपाउंडिंग हो सकती है 180 दिन के अंदर एप्लीकेशन फाइल करो तो हो सकता है। और पेज नंबर आपको 5.74 पे ये आपको मिल जाएगा सेक्शन नंबर 15 भी, ठीक है। और ऊपर वाला अगर आपको शेड्यूल थ्रू देखना है तो इसका भी आपको पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 5.17 पे आपको इसका पेज नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों के आंसर मैंने आपको बता दिए। 7th पे आते हैं, वेदर एनी एक्ट कंडक्टेड बाय NEPL इज प्रोहिबिटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, प्लीज स्टेट द सर्कमस्टेंसेस। यस, एक तो मैंने आपको बताया ही था, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि कॉम्पिटिशन की एक तो की प्राइस जो है उसने बढ़ा दिया, ठीक है। जैसे ही डोमिनेंसी में आया उसने प्राइस बढ़ा दिया, और प्राइस बढ़ाने के बाद उसने गलत किया, मतलब डोमिनेंसी में आया और तुरंत 40% से प्राइस बढ़ा दिया। तो एक तो ये गड़बड़ थी जिसको हम अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कहते हैं सेक्शन नंबर 4 के हिसाब से। और सेक्शन नंबर 4 अगर आपको जानना है तो पेज नंबर 1.22 पे अगर आप जाते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट के तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी गलती जो मुझे नजर आई थी वो ये नजर आई थी कि उसने रीसेल प्राइस मेंटेनेंस करने के लिए बोला था, जिसको हम वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स भी मांगते हैं। इसे पेज नंबर आपको 1.20 पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, जिस सेक्शन नंबर 3 के, जिसे हम एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स में, वर्टिकल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स में ले सकते हैं। और उसके अलावा एक जो है जिसके बारे में ऊपर कोई जिक्र नहीं है, कॉम्बिनेशन, जो हमने पहला वाला किया था, पहला वाला MCQ भी किया था, उसमें भी था कि यस इनको कॉम्बिनेशन के बाद अप्लाई करना है कमीशन के पास, तो वो भी उसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। तो ये भी आपके आंसर का पार्ट बन सकता है कि एप्लीकेशन फाइल करनी होती है सेक्शन नंबर 6 के हिसाब से 30 डेज के अंदर अंदर, वो भी कहीं पर मेंशन नहीं है, वो भी कॉन्ट्रवेंशन है। तो 3 कॉन्ट्रवेंशन आपको यहाँ पर देखते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट के, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट शैल बी द क्वांटम ऑफ पेनल्टी दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन NEPL फॉर नॉट गेटिंग प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड विद रेरा। तो इसके लिए सेक्शन नंबर 59 ऑफ रेरा, जो कि आपको पेज नंबर 2.66 पे मिल जाएगा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हमने देखा था 12.8 करोड़ था, तो 12.8 करोड़ का अगर मैं 10% करता हूं तो 1.28 करोड़ जो है हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। हमारे ऊपर मतलब NEPL के ऊपर पेनल्टी लग सकती है। दैट्स इट, ये था हमारा पूरा का पूरा केस स्टडी नंबर 35, ठीक है। मिलते हैं दूसरी किसी और केस स्टडी के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय, शब खैर, ऑल द बेस्ट।